नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार चुनाव अब जाके गरमाया है। अब लग रहा है बिहार में चुनाव है। आप ही सोचिए, जब तक किसी चुनाव में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन सब की एंट्री ना हो तब तक किसी चुनाव को आजकल चुनाव कहां समझा जाता है। बंगाल में चुनाव होगा तो ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी सीबीआई चली जाएगी कहीं से, या उनके किसी मंत्री संतरी के खिलाफ चली जाएगी। राजस्थान में हुआ तो अशोक गहलोत और उनके करीबी लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में हुआ तो भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई थी, बाद में कहीं नहीं पहुंची लेकिन कार्रवाई शुरू हो जाती है। चुनाव के ठीक बीच में ये सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही हुआ है बिहार में। लालू प्रसाद यादव जी की जो चारा घोटाले में सजा थी, उस सजा को बढ़ाने की मांग की है झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई ने। अब आप कहेंगे कि चारा घोटाले में तो लालू जी को पहले ही सजा हो चुकी थी, 3.5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हुआ था, तो फिर ये नया क्या हो रहा है। सुनिए, अप्रैल महीने में सीबीआई जाती है कोर्ट में। अब ये अप्रैल महीने का चुनाव आप देखिए कितना कायदे से चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। अप्रैल में आप जाएंगे तो मामला गर्म होते होते जुलाई आ जाएगा। चुनाव होना है 2 महीने बाद सितंबर में, तो जुलाई से जो गर्मी शुरू होगी उसका चुनावी फायदा सितंबर तक लिया जा सकता है। यह बाहर से देखकर कोई भी समझ सकता है। तो मामला झारखंड हाई कोर्ट में है और झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई ने मांग की है कि उनकी सजा जो है उसको बढ़ाया जाए। सीबीआई की जो याचिका थी उसको इस कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ हैं, यह खंडपीठ है, इस खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है। अब इस याचिका पर कार्रवाई चलेगी। कभी इधर से बयान आएंगे, कभी उधर से बयान आएंगे, और इन सब का इस्तेमाल जो होगा वो कहां होगा ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी वाकई बेहद घबराई हुई लगती है। सारे मामले आप उठाकर देख लीजिए। नीतीश कुमार के साथ जो उनका जोड़ा बना है, नीतीश कुमार जिनको खिताब मिला है पलटन बाबू का, पलटू चाचा कहते हैं उनको तेजस्वी, और जनता पलटू राम कहती है, काफी जनता कहती है। आप ट्विटर फेसबुक पे पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और वो खिताब भी इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार उनके गठबंधन बदलते रहते हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जाकर मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले वो कमाल के रिकॉर्डधारी व्यक्ति हैं, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अगर पिछला चुनाव आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी से पहले ही कम हो चुकी हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि इस बार नीतीश कुमार की सीटें और कम होंगी, इसलिए नीतीश कुमार भी शायद अंदर अंदर इस बात को जानते हैं कि अब अगली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ वो इस गठबंधन के साथ शायद ही ले पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि अमित शाह जी भी ये कह चुके हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। सीधा इशारा यह है कि नीतीश कुमार की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब संकट यह है कि मुख्यमंत्री तो तब बनाइएगा ना जब आपके पास बहुमत आएगा, जब आपके पास इतनी सीटें होंगी कि नीतीश कुमार नाराज भी हो जाएं तो भी किसी और का यहां वहां से समर्थन लेकर आप कम से कम सरकार बना पाइए। इसके लिए पिछली बार जो सीटें आई थी उसको कम से कम 1.5 गुना करने की जरूरत तो आपको पड़ेगी। हालात जो हैं वो वैसे दिख नहीं रहे हैं, तो कितने सारे खेल एक के बाद एक हो रहे हैं वो आपको पता है। सर आ गए, जो स्पेशल एक प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है आप जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 326 की बात की है, जो यह कहता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ भारतीय नागरिकों का रजिस्ट्रेशन करेगा वोटर के रूप में। मेरा सवाल यह है कि क्या 2007 में आर्टिकल 326 नहीं था? क्या वर्तमान चुनाव आयोग यह कहना चाहता है कि 2007 में जो चुनाव आयोग था उसने ठीक से काम नहीं किया, और 2007 की बात छोड़ दीजिए आप, अभी जब लोकसभा चुनाव हुए तो जो चुनाव आयोग था जिसके 2 मेंबर अभी भी चुनाव आयोग के मेंबर हैं, क्या उसने ठीक से काम नहीं किया? क्या उसने विदेशियों को वोट देने का अधिकार दिया? क्या कहना चाहते हैं नए वाले हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं? क्या कहना चाहते हैं कि उनके पहले जो शायर साहब थे कमिश्नर, जो शायरी सुनाया करते थे लगातार, उन्होंने विदेशियों की वोटिंग कराई है?
और अगर उन्होंने विदेशियों की वोटिंग नहीं कराई है तो अचानक विदेशी कैसे आ गए? और विदेशी के नाम पर जो खेल हो रहा है, उस खेल को तो आप बहुत कायदे से टाइम्स ऑफ इंडिया के इस न्यूज के साथ समझ सकते हैं, जो कहती है कि पटना और उसके आसपास का जो इलाका है उसमें तो आधार कार्ड को स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन वही आधार कार्ड सीमांचल में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आप जरा सोचिए, देश के एक हिस्से में, और यहां तो देश का भी मामला नहीं है, प्रदेश का मामला है, प्रदेश के एक हिस्से में राजधानी और उसके आसपास आधार कार्ड काफी है पुनरीक्षण के लिए, लेकिन सीमांचल में आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सीमांचल जो इलाका है उसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है। क्या यह खबर अपने आप में यह नीयत साफ नहीं करती कि सीमांचल इलाके में आधार कार्ड को मान्यता ना देने की इकलौती वजह यह है कि वहां मुसलमान वोटर ज्यादा हैं और बहुत संभव है कि उनका वोटिंग लिस्ट से नाम बाहर चलने का खेल चल रहा हो? ये सारी बातें कोर्ट में डिस्कस होंगी, लेकिन इसके पहले एक और मजेदार बात, चुनाव आयोग कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है वो आप स्क्रीन पर इस तस्वीर से देख सकते हैं। यह बिहार के मधेपुरा के जयपाल पट्टी मोहल्ले की एक महिला का वोटर आईडी कार्ड है। अब तस्वीर देखेंगे और जब यह मैं कहूंगा कि एक महिला का वोटर आईडी कार्ड है तो आपकी आंखें फैल जाएंगी, क्योंकि इस कार्ड पर जो तस्वीर है वो किसी महिला की नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार जी की है। एक वोटर आईडी कार्ड बनता है एक महिला के नाम से जो मधेपुरा के जयपाल पट्टी मोहल्ले की रहने वाली है, और उस पर तस्वीर लगाई जाती है नीतीश कुमार की। और यह चिंता करना छोड़ दीजिए कि यह मार्क फोटो है, एआई से बनाई गई है, नहीं, ऐसी चीजें मेरे चैनल पर दिखाई आपको नहीं देंगी। इसका पूरा किस्सा यह है कि इनके जो पति हैं चंदन कुमार जी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वोटर आईडी कार्ड ठीक ठाक हो जाए, और जब कोशिश करते करते हार गए तो मीडिया के पास गए, मीडिया को कार्ड दिखाया कि देखिए ये मेरी पत्नी का कार्ड है जिस पर नीतीश कुमार जी का फोटो लगा है। उनका यह भी कहना है कि बीएलओ ने इनसे कहा था, ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होता है उसने इनसे कहा था कि प्लीज ये बात किसी और को मत बताना, जाहिर है बड़ी गलती है, लेकिन उस गलती को सुधारने की जगह उस गलती को छुपाने की कोशिश की गई। चंदन कुमार जी ये भी कहते हैं कि उनकी पत्नी का वोटर आई कार्ड डाक से आया था, डाक पे पता भी सही था, जानकारियां भी सारी सही थी, लेकिन फोटो लगा हुआ था नीतीश कुमार का। अब वोटर आईडी कार्ड लेकर, अगर ये वाला वोटर आईडी कार्ड लेकर वो वोट देने जाएंगी तो जाहिर है चेहरा नहीं मिलेगा और उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग और उसके बीएलओ कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं ये तो इकलौता ये कार्ड ही बता देता है। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए। कई पत्रकार जो वहां गए हुए हैं वो कह रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले चुनाव आयोग दावा कर चुका है कितने करोड़ लोगों का पहले ही पुनरीक्षण हो चुका है। इतनी स्पीड से काम तो मेरे ख्याल से दुनिया के किसी देश में नहीं होता होगा जितनी स्पीड से काम वहां बताया जा रहा है। हालांकि योगेंद्र यादव ने उसको चुनौती दी है, उसको सही मानने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग विपक्षी जो नेता हैं उनकी पोस्ट के फैक्ट चेक कर रहा है, फैक्ट बता रहा है, लेकिन जो उंगली उठ चुकी है, जो नीयत पर सवाल उठ चुका है, वो सवाल तो बड़ा होगा। और इन सब के बीच कल जो रैली हुई है, राहुल गांधी, तेजस्वी और विपक्ष के नेताओं का जो जुलूस निकला है पटना के अंदर, कम से कम पटना बंद को लेकर जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हुई है, उसने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर और बल डाल दिए होंगे। बिहार में उनके अश्वमेध का घोड़ा रोकने के लिए ये दोनों लोग और सारी विपक्षी पार्टियां गठबंधन पूरी ताकत के साथ लगा है। मैंने कल भी बताया था कि इस रैली का दो मतलब है। पहला मतलब तो यह है कि पूरा गठबंधन एक साथ है, और दूसरा मतलब यह है कि चुनाव आयोग के मामले पर, वोटर लिस्ट के मामले पर विपक्ष इस बार झुकने वाला नहीं है, लंबी लड़ाई करने वाला है। लेकिन इन सबके बीच में जो एक घटना हुई है जरूर माथे पर बल पैदा करती है। जिस तरह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उस गाड़ी पर चढ़ने से रोका गया और उसका वीडियो आया, वीडियो वायरल हुआ, वो काफी चिंता पैदा करने वाला है, काफी नुकसान पैदा करने वाला है। क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता, किस वजह से ऐसा किया गया ये किसी को नहीं पता। खबरें ये भी हैं कि जिस सुरक्षा कर्मी ने ये सारा कुछ किया था, राहुल गांधी ने उस पर कड़ा ऑब्जेक्शन लिया है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये देखना होगा।
क्या आगे की रैलियों में ये लोग साथ में दिखाई देंगे या इस तरह का कुछ किया जाएगा कि डैमेज कंट्रोल किया जा सके? ये सब तो बात की बात है। बड़ी बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। ये हम जानते हैं कि पप्पू यादव जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा किया था और उसके बावजूद उस उम्मीदवार को हराकर पप्पू यादव लोकसभा में पहुंचते हैं और कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देते हैं। कल भी जब किसी से वो बात कर रहे थे, वो वीडियो चल रहा था ट्विटर वगैरह पर, एक महिला पत्रकार थी जो उनसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस से आपकी मोहब्बत एक तरफा है? तो उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया कि एक तरफा मोहब्बत से भी क्या दिक्कत है। राहुल जी ने हमें देखा कि नहीं देखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने राहुल जी को देखा। यानी पप्पू यादव लगातार खुद को कांग्रेस के साथ होने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं। कई सारी तस्वीरें भी उनकी राहुल गांधी के साथ आई हैं। उनका स्टैंड भी जो है वो लगातार कांग्रेस के स्टैंड के साथ होता है, विचारधारा की बात करते हैं। उनका भी अपना एक इतिहास है और वो आपराधिक इतिहास है, लेकिन पिछले लंबे समय से वो लगातार एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आए हैं जो जनता के बीच में काम करता है, हर मुसीबत में जनता के साथ खड़ा होता है। बाढ़ आती है तो आप देखते हैं वो कमर तक डूबकर लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, कोई समस्या होती है लोगों के साथ खड़े होते हैं। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव की सारी कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव ने चुनाव जीता है। इसी तरह अगर कन्हैया कुमार की बात करें, कन्हैया कुमार अपनी तरह के फायर ब्रांड नेता हैं, जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, जेल गए थे, निकलने के बाद पहले सीपीआई में शामिल हुए। सीपीआई में तो थे ही, शामिल क्या होना था, उसी के स्टूडेंट फ्रंट के नेता थे। सीपीआई से बेगूसराय से चुनाव लड़े, हारे। उसके बाद कांग्रेस में आए तो यह उम्मीद की जा रही थी कि बेगूसराय से उनको महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उसमें भी यह कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। मैं नहीं जानता हूं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये तीन युवा नेता हैं। पप्पू तो अब उतने युवा नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी हो गए, कन्हैया हो गए और लोग हो गए। ये लोग बिहार का भविष्य बन सकते हैं और बिहार का वर्तमान बदल सकते हैं। अगर आपस में इनकी कुछ खींचतान है तो साथ बैठकर बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए। इस तरह का जो ऑप्टिक्स सामने आता है वो ऑप्टिक्स महागठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। पहले ही ओवैसी के प्रस्ताव को आप ठुकरा चुके हैं, जिसका बहुत बड़ा असर भले ना पड़े, लेकिन जितने भी वोट ओवैसी लेकर जाएंगे वो आपके ही वोट कटेंगे। आपने उनको साथ नहीं लिया, आपका अपना फैसला है, आप अपने फैसले के लिए जिम्मेदार भी हैं और अपना फैसला आप ही लेंगे। या हो सकता है कल को खबर आए कि आप साथ ही ले लें, लेकिन वो थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको होना ही है अगर आप साथ नहीं लेते। और इधर अगर आप पप्पू यादव को या कन्हैया कुमार को लगातार बिहार से बाहर रखना चाहेंगे तो ये थोड़ी दिक्कत तलब बात होगी। कम से कम कन्हैया कुमार के बारे में तो जाना जाता है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसका मैसेज लंबा जाएगा। भले वो दिल्ली के लोकसभा चुनाव में हारे, लेकिन दिल्ली के वो नहीं हैं, दिल्ली के कार्यकर्ताओं से उनकी दोस्ती यारी भी नहीं हो सकती है। बिहार के वो हैं, बिहार उनका अपना प्रदेश है, बेगूसराय में वो पैदा हुए हैं। अगर वहां की किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं और जीतकर वो विधानसभा में जाते हैं तो ये मुझे लगता है कि सारी पार्टियों के लिए, महागठबंधन के लिए अच्छा होगा। ऐसे ही पप्पू यादव अगर पूरी तरह से साथ आते हैं और अपने इलाके में जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए काम करते हैं तो इसका फायदा निश्चित रूप से महागठबंधन को मिलेगा। जब आप विपक्ष में हैं, जब आपके खिलाफ चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर पूरा सिस्टम है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, तो जो एक भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसको अलग करना असल में अपना ही नुकसान करना है, खुद को ही कमजोर करना है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, मैं अपनी बात ही कह सकता हूं, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि जो लोग भी आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन के साथ हैं, एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हुए पूरी ताकत आपकी लगनी चाहिए चुनाव जीतने के लिए, न कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिसमें किसी को गाड़ी पर चढ़ने दिया जाए, किसी को गाड़ी पर न चढ़ने दिया जाए और उसके बाद विपक्ष को मौका मिले, विपक्ष को नहीं सत्ता पक्ष को मौका मिले आपका मजाक उड़ाने के लिए।
ठीक है, हमने वो वीडियोस देखे हैं कि मोदी जी कार में चल रहे हैं, पीछे पीछे योगी जी चल रहे हैं। वो वीडियो भी हमने देखा है कि राजनाथ सिंह को हार से बाहर कर दिया जाता है, उतना बड़ा हार मोदी जी को अकेले पहनाया जाता है। हमने देखा है कि मोदी जी की तस्वीरें भारत में जब होते हैं तो हमेशा अकेले आती हैं, उनके फ्रेम में कोई और शामिल नहीं होता है तो हटा दिया जाता है। लेकिन जो वो करते हैं वही अगर आप भी करने लगेंगे तो दोनों में अंतर कहाँ रह जाएगा। तो बिहार चुनाव धीरे धीरे अगले फेज में जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखना है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वक्त देता है या फिर कोई निर्णय देता है, ये देखने वाली बात होगी। उधर लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर शिकंजा कसने और इस बहाने वहां पर उनको कमजोर करने, बदनाम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं महागठबंधन के अंदर। ऊपर से तो अभी कम से कम पूरी एकता दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जो दरारें हैं उनको भरने के लिए सभी को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी फिलहाल अनुपस्थित जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा बात मीडिया में हो नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से तैयारी कर रही है और प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत लगाकर लगे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। रामविलास पासवान के सुपुत्र ने घोषणा कर दी है कि वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इन सब के बीच फाइनली देखना होगा कि मुकाबला कौन कौन करता है, मुकाबला कहां तक जाता है, जनता की ताकत जीतती है या फिर सत्ता का अहम। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।